31वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी। प्राचीन जो देवनागरी है वर्तमान नागरी कब बनी? 10वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में। तो प्राचीन जो देवनागरी थी वर्तमान नागरी कब बनी? तो ये बनी थी 12वीं शताब्दी। प्राचीन देवनागरी जो है वर्तमान नागरी जो है 12वीं शताब्दी में बनी। ब्राह्मी के उत्तरी शैली से 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। तो प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? तो ये 12वीं शताब्दी में बनी, ठीक है। और गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, तालु है, मूर्धक है या कष्ठ है? तो आ स्वर का उच्चारण स्थान अगर देखें तो ये क्या है? कंठ है। आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और कंठ ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, आह और हा। आह और हा, ये सभी जो है कंठ ध्वनि है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 10 है। तो 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं हैं। पहला नंबर पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा दूसरा है, और बिहारी हिंदी उपभाषा तीसरा, और पहाड़ी हिंदी चौथा, और हिंदी उपभाषा, और 5वां राजस्थानी हिंदी उपभाषा। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी नहीं, बुंदेली, बघेली या ब्रज। तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि कन्नौज है, बुंदेली है और ब्रज है। बघेली क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं, हरियाणवी, बुंदेली और ब्रज भाषा, कन्नौजी आदि आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? नरेश मेहता, नागार्जुन, विपिन कुमार अग्रवाल, धूमिल। ऐसे कौन से कवि हैं जो मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखे हैं? तो नागार्जुन है। नागार्जुन जो है मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी थी। और नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना, अगर नागार्जुन की देखें खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना जो है राम के प्रति है, जो विश्व बंधु पत्रिका में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो राम के प्रति है, जो विश्व बंधु पत्रिका में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं इन्होंने। 36वां नंबर है किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, शमशेर बहादुर सिंह को, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को, मुंशी प्रेमचंद को। तो किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं, को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। हरिऔध जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रियप्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940। प्रियप्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास कहा है। 37वां क्वेश्चन है कि अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि। तो अर्धनागरी जो है किस लिपि से विकसित हुई? अर्धनागरी जो है कुटिल लिपि से विकसित हुई है। नागरी लिपि का विकास निम्न रूप से हुआ: ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि। तो अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? तो ये कुटिल लिपि से विकसित हुई है, हमने बताया। और ब्राह्मी लिपि, इसमें ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, और इसमें नागरी लिपि और शारदा लिपि आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? तो हमने बताया कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? गुप्त लिपि से, देवनागरी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या कुटिल लिपि से? तो कुटिल लिपि का विकास जो है गुप्त लिपि से हुआ है। नोट, परंतु आयोग इसका उत्तर जो है विकल्प सी ब्राह्मी लिपि माना है।
तो कुटिल लिपि का विकास इसमें तो जो है गुप्त लिपि बताया, पर ब्राह्मी लिपि से माना गया है। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी नाम से, बीजक नाम से, शबद नाम से या रामायणी नाम से? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है, बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक को कबीर के शिष्य धर्मदास ने सन 1464 ईस्वी में संग्रहित किया था और बीजक में कबीरदास द्वारा रचित साखी, शबद, रामायणी संग्रहित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? पा में, चा में या ता में या का में? तो कौन सा ऐसा वर्ण है जो उच्चारण में जिह्वा जो है दांतों का स्पर्श करती है? तो सी है, ता है। ता जो है ये जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, जिसे हम दंत वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ला और शा वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? नी का, निराक का या निर का या निरा का? तो निर उपसर्ग का निराकरण में जो है प्रयोग हुआ है। इस शब्द में दो उपसर्ग जुड़े हैं, निर्धन आधन करण, निर्धन आधन करण, निराकरण। 42वां क्वेश्चन है शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाले शक्ति को क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद शब्द शक्ति। तो शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द के सामान्य अर्थ का जो है बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो ये है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द के समान अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 8, 6। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 44वां क्वेश्चन है कि आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? तो आप शब्द किस सर्वनाम को बोध कराता है? निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। आप शब्द जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा, मैं अपना काम आप कर लूँगा, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आप शब्द जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आप बहुत अच्छे हैं। 45वां क्वेश्चन है कि हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? हरि जो है घर में है वाक्य में तो किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से लगाओ, संबंध का किए के और संबोधन हे व अरे। अपादान कारक है, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें कौन सा है? अधिकरण कारक है, में पर, अधिकरण में पर है। तो हरि घर में है वाक्य में अधिकरण कारक है। संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है, अंदर, भीतर, ऊपर इत्यादि है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर। 46वां क्वेश्चन है कि अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति है? अलंकार है, छंद है, व्यंजना, रस। तो अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, पहला नंबर शाब्दिक व्यंजना, दूसरा नंबर अर्थी व्यंजना। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे कि गाय जो है दूध देती है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो गाय क्या देती है? दूध देती है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य, निश्चित वाक्य, मिश्र वाक्य? तो ये जो है सरल वाक्य है। गाय को दूध देती है, क्या है? सरल वाक्य है, गाय दूध देती है या सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है।
सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, ये सरल वाक्य है। दूसरा नंबर मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। 48वां क्वेश्चन है कि विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? अवस्था, कारक, वचन, लिंग। तो विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? तो ये कारक जो है नहीं बतलाया जाता है विशेषण शब्द के पद परिचय में। विशेषण का पद जो है परिचय करते समय विशेषण के भेद, अवस्था, लिंग, वचन और विशेष से व उनके साथ संबंध आदि को बताया जाता है। तो विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? तो हमने बताया कि कारक नहीं बतलाया जाता। विशेषण शब्द के पद परिचय में कारक नहीं बतलाया जाता है, बल्कि विशेषण का पद परिचय करते समय विशेषण के भेद हो गए, अवस्था, लिंग, वचन और विशेष से व उसके साथ संबंध आदि को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है कि संघार शब्द का उपसर्ग बताइए। तो सह है, सह है या सह, सम। तो संघार शब्द का उपसर्ग है सम। संघार शब्द में सम उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या पूर्व लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे साधन योग बराबर सहयोग, विधन राम बराबर विराम, अधिधनकार बराबर अधिकार आदि। 50वां क्वेश्चन है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रिया विशेषण। जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? तो इसमें से सही जवाब है बी, नाम धातु क्रिया कहलाती है, संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया। तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बात से बतियाना और लात से लतियाना, जूता से जुतियाना, ये सभी जो है नाम धातु क्रिया है। अगला क्वेश्चन 51वां है कि अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो रित प्रत्यय या रित, कुरित या इत। तो अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग? इत प्रत्यय। इसमें मूल शब्द जो है अंकुर धन इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय जो है वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। 52वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है, रूपक है, अतिशयोक्ति, उपमा, श्लेष। तो वो कौन सा अलंकार है जो शब्द अलंकार है? तो इसमें से श्लेष अलंकार जो है ये शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सभी शब्द अलंकार के मुख्यतः भेद हैं। अनुप्रास किसे कहते हैं? तो अनुप्रास जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगर देखें अनुप्रास अलंकार में कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ जो है अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो श्लेष अलंकार जो है जहाँ एक शब्द एक ही बार आए, जहाँ एक शब्द जो है एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए नौ भरे, मोती मानुष चोन। तो श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। 53वां क्वेश्चन है कि विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा है? तो विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में क्या रेखांकित पद का रूप कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है।
संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। विद्वान क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का रूप जो है गुणवाचक विशेषण है। किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 54 क्वेश्चन है कि डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। डाकियो, डाकियाँ, डाकिये या डाकिये। तो कौन सा बहुवचन है डाकिये शब्द का? तो इसमें डी सही है। डाकिये जो है, डाकिये डी सही है। डाकिये जो है ये जो है बहुवचन है डाकिया शब्द का। अगला क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन है कि मनोगत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो मनोगत धनगत या मनः धनगत या मनोधन अगत या मन धनगत। तो मनोगत शब्द का संधि विच्छेद मनः धनगत है। मनः धनगत। यदि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, पंचम वर्ण आए या रालावा हा रहे तो विसर्ग ऊ हो जाता है। और यह ऊ जो है पूर्ववर्ती आ से मिलकर जो है गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मनः धन रथ बराबर मनोरथ, सरह धन वर बराबर सरोवर। तो किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ? परि उपसर्ग, परा, प्रति या परा। तो सी सही है कि प्रति उपसर्ग का प्रयोग जो है प्रतिकूल शब्द में हुआ है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे पराधन हार बराबर प्रहार, पराधन जय बराबर पराजय, पराधन सर्ग बराबर प्रसर्ग। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हिम प्रत्यय का, हिमा, इमा, मा। तो महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महिमा शब्द में इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। 58वां क्वेश्चन है कि रूढ़ि और प्रयोजनवती की शब्द शक्ति से संबंध है। लक्षणा, तात्पर्य या अभिधा व्यंजना। तो रूढ़ि और प्रयोजनवती के शब्द शक्ति से संबंध है। ये लक्षणा शब्द शक्ति से संबंध है। मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया या शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ लक्षित हों उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर रूढ़ि लक्षणा, दूसरा नंबर प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ि और प्रयोजनवती के शब्द शक्ति से संबंध है तो हमने बताया लक्षणा। 59 क्वेश्चन है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह कौन सा वाक्य है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह कौन सा वाक्य है? सरल और संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? यह सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य है ये कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। यह मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन जो है कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उक्त दिए गए वाक्य में पहला जो है वाक्य मुख्य वाक्य तथा दूसरा वाक्य सहायक वाक्य है। इस प्रकार वह कौन सा मनुष्य है? मुख्य वाक्य है और शेष सहायक वाक्य क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है। 60वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्तियाँ कहते हैं, रीतियाँ कहते हैं, अलंकार, काव्य गुण। तो इसे शब्द शक्तियाँ कहते हैं। शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्तियाँ कहते हैं। शब्द शक्तियाँ जो है 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा होता है, व्यंजना, लक्षणा। तो कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा।